वेलकम टू द यूपीएससी बुक समरी सीरीज। इस सीरीज में हम स्टैंडर्ड बुक्स से यूपीएससी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स को शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से कवर करेंगे। आप इसे काम करते हुए, वर्कआउट या जॉगिंग के दौरान भी सुन सकते हैं। यू आर वॉचिंग सिविल 360, जस्ट प्लग इन एंड स्टे यूपीएससी रेडी। टुडेज टॉपिक इज एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म 1905 to 1909 फ्रॉम द बुक स्पेक्ट्रम हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। इस दौर में भारतीय राष्ट्रवाद ने एक नया, ज्यादा असर्टिव मोड़ लिया। इस टॉपिक का समरी नोट्स और एमसीक्यू के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। आखिर ये मिलिटेंट नेशनलिज्म यानी उग्र राष्ट्रवाद ये क्यों उभरा, क्या वजहें थीं? हाँ, देखिए, इसके पीछे कई काफी ठोस कारण थे। सबसे पहला तो था रिकग्निशन ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल। मतलब लोगों को ये एहसास गहरा होता गया कि अंग्रेजी शासन का असली मकसद तो शोषण है, भारत की तरक्की बिल्कुल नहीं। अच्छा। और जो 1890 की आर्थिक बदहाली थी, खासकर वो 1896 से 1900 के बीच जो भयंकर अकाल पड़े, करीब 90 लाख मौतें हुई, प्लेग फैला, इसने इस सोच को और पक्का कर दिया। और सरकार का रवैया भी शायद कुछ ठीक नहीं था। मतलब मदद की बजाय दमन ज्यादा। जैसे 1892 का वो इंडियन काउंसिल्स एक्ट था, वो तो नाकाफी रहा। बिल्कुल। फिर 1897 में नाटू ब्रदर्स का डिपोर्टेशन बिना मुकदमे के, और तिलक की गिरफ्तारी भी हुई थी। हाँ। और फिर 1898 में आईपीसी सेक्शन 124A और 156A जैसे कानून, और 1904 का ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, इनसे तो आजादी और कम हुई। सही कहा। इन सब रिप्रेसिव लॉज से मोहभंग हुआ। दूसरा बड़ा फैक्टर था ग्रोथ ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में बढ़ोतरी। जी। तिलक और अरबिंदो, बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने आत्मनिर्भरता और जनता की शक्ति पर बहुत जोर दिया। ये सोच बड़ी कि भाई आजादी की लड़ाई में आम जनता को शामिल करना ही पड़ेगा। इसमें शिक्षा का प्रसार, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, इसका भी रोल रहा होगा। और फिर इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस की बात भी आती है, जैसे जापान की तरक्की या 1905 में जापान की रशिया पर जीत। हाँ बिल्कुल, इथियोपिया की इटली पर जीत 1896 भी थी। इन सब घटनाओं ने कहीं ना कहीं वो यूरोपियन अजेयता का जो मिथ था उसे तोड़ा। अच्छा। और साथ ही जो बढ़ता वेस्टर्नाइजेशन था उसके खिलाफ एक प्रतिक्रिया भी थी। और हाँ, मॉडरेट्स की जो 3 Ps वाली पॉलिसी थी, प्रेयर, पिटिशन, प्रोटेस्ट, उससे भी असंतोष बढ़ रहा था। हाँ, जिसे कुछ लोग पॉलिटिकल मेंडिकेंसी कहने लगे थे। एग्जैक्टली। और फिर इन सब के बीच आई कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां, रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ कर्जन, और खासकर पार्टीशन ऑफ बंगाल। उसने तो जैसे चिंगारी को हवा दे दी। हाँ, बंगाल का विभाजन दिसंबर 1903 में फैसला पब्लिक हुआ। ऑफिशियली तो कारण एडमिनिस्ट्रेशन बताया गया, पर असल इरादा क्या था? असल मकसद तो साफ था, बंगाल जो राष्ट्रवाद का गढ़ बन रहा था उसे कमजोर करना। अच्छा, और ये उन्होंने किया भाषा और धर्म के आधार पर बंटवारा करके। बिल्कुल। पश्चिमी बंगाल हिंदू मेजॉरिटी, पूर्वी बंगाल मुस्लिम मेजॉरिटी। ये सीधी सीधी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी। और कर्जन ने ढाका में मुस्लिमों को लुभाने की कोशिश भी की थी, है ना? हाँ बिल्कुल, उनको अलग रियायतें देने की बात की। तो इसके खिलाफ पहले तो मॉडरेट्स ने अपने तरीके अपनाए होंगे। 1903 से 1905 तक पेटिशंस, मीटिंग्स। जी हाँ, वही पेटिशंस, मीटिंग्स, मेमोरेंडा, ये सब चला। लेकिन जब सरकार ने बात नहीं मानी, तब जुलाई 1905 में विभाजन की घोषणा हो गई। फिर क्या हुआ? फिर अगस्त 7, 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई। वहीं पर बॉयकॉट रेजोल्यूशन पास हुआ और यहीं से स्वदेशी मूवमेंट की फॉर्मल घोषणा हुई। अच्छा, अगस्त 7, 1905। हाँ, और जिस दिन पार्टीशन लागू हुआ, अक्टूबर 16, 1905, उसे शोक दिवस, डे ऑफ मॉर्निंग की तरह मनाया गया। लोगों ने उपवास रखा, गंगा में स्नान किया, वंदे मातरम गाते हुए जुलूस निकाले, एक दूसरे को राखी बांधी, वो एकता दिखाने के लिए। हाँ, सुना है टैगोर ने अमर सोनार बांग्ला भी इसी दौरान लिखा था। जी हाँ, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। और ये आंदोलन सिर्फ बंगाल तक नहीं रहा। ये पूना, बॉम्बे में तिलक के नेतृत्व में, पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, दिल्ली में सैयद हैदर रजा, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई, वहां तक फैला। तो इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या रुख था? कांग्रेस ने 1905 में गोखले की अध्यक्षता में जो बनारस अधिवेशन हुआ, उसमें विभाजन की निंदा की और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन भी किया।
फिर 1906 का जो कलकत्ता सेशन था दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, उसमें कांग्रेस ने अपना लक्ष्य स्वराज या सेल्फ गवर्नमेंट घोषित कर दिया। अच्छा, स्वराज का लक्ष्य, यहीं से एक्सट्रीमिस्ट्स का प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ होगा। बिल्कुल। अब एक्सट्रीमिस्ट यानी गरमपंथी ज्यादा एक्टिव हो गए। तो उन्होंने आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया? उनका तरीका मॉडरेट से कैसे अलग था? देखिए, एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि आंदोलन पूरे देश में फैले और बॉयकॉट सिर्फ विदेशी कपड़ों तक ना रहे, बल्कि सरकारी स्कूल, कॉलेज, नौकरियां, अदालतें, उपाधियां, सबका बॉयकॉट हो। अच्छा, मतलब दायरा बहुत बड़ा करना चाहते थे। हाँ, इसे उन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस का नाम दिया, मतलब शासन चलाना मुश्किल कर दो। उन्होंने जनता को जोड़ने के लिए वॉलंटियर्स की समितियां बनाई, जैसे अश्विनी कुमार दत्ता की स्वदेश बांधव समिति बहुत मशहूर हुई। पारंपरिक त्योहारों का इस्तेमाल किया, जैसे तिलक के गणपति और शिवाजी फेस्टिवल्स। आत्मशक्ति माने सेल्फ रिलायंस पर बहुत जोर दिया। और नेशनल एजुकेशन की भी बात हुई थी। हाँ बिल्कुल, बंगाल नेशनल कॉलेज खुला। फिर अगस्त 15, 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनी। स्वदेशी उद्योगों को भी बढ़ावा दिया गया, टेक्सटाइल मिल्स, साबुन फैक्ट्रियां, और वो वीओ चिदम्बरम पिल्लई की स्वदेशी स्टीव नेविगेशन कंपनी भी थी। तो इस आंदोलन में समाज के कौन-कौन से वर्ग शामिल हुए? मास पार्टिसिपेशन कैसा था? इसमें स्टूडेंट्स ने बहुत बड़े पैमाने पर भाग लिया, ये एक अहम बात थी। हाँ, और पहली बार शहरी मध्य वर्ग की विमेन, महिलाएं घरों से निकली, प्रोसेशंस में, पिकेटिंग में हिस्सा लिया। कुछ हद तक लेबर अनरेस्ट भी देखने को मिला, जैसे बर्न्स कंपनी, ईस्ट इंडियन रेलवे, जूट मिलों में हड़तालें हुईं। टूटीकोरिन में भी काफी बड़ी हड़ताल हुई थी। लेकिन क्या सभी मुस्लिम शामिल हुए? नहीं, ये एक कमजोरी रही। ज्यादातर उच्च और मध्य वर्ग के मुस्लिम्स नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका के नेतृत्व में अलग रहे, और सरकार ने भी उन्हें उकसाया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के गठन को बढ़ावा दिया, जो दिसंबर 30, 1905 में बनी। अच्छा, और फिर वो सूरत स्प्लिट हुआ 1907 में, कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गई। ये क्यों हुआ? देखिए, मतभेद तो 1905 से ही चल रहे थे। एक्सट्रीमिस्ट आंदोलन को पूरे देश में ले जाना चाहते थे, बॉयकॉट का दायरा बढ़ाना चाहते थे, जबकि मॉडरेट्स इसे बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स पर ही ज्यादा जोर दे रहे थे। 1906 में स्वराज का प्रस्ताव पास तो हुआ, पर उसकी डेफिनेशन को लेकर मतभेद थे। फिर 1907 के सूरत सेशन में अध्यक्ष पद को लेकर टकराव हो गया। एक्सट्रीमिस्ट्स तिलक या लाजपत राय को चाहते थे, मॉडरेट्स रासबिहारी घोष को। और फिर रेजोल्यूशंस पर भी झगड़ा हुआ। हाँ, रेजोल्यूशंस को लेकर भी बहस हुई, और आखिर में कांग्रेस 2 फाड़ हो गई, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स। और इसका फायदा सरकार ने उठाया। कैसे? वो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी? बिल्कुल, रिप्रेशन, कॉन्सिलिएशन, सप्रेशन। एक तरफ एक्सट्रीमिस्ट को दबाया गया, तिलक को 6 साल की जेल हो गई 1909 में, मंडले भेज दिया गया, और दूसरी तरफ मॉडरेट्स को फुसलाने के लिए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स लाए गए। अच्छा, ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, इनमें क्या था खास? इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इलेक्टेड मेंबर्स की संख्या तो बढ़ाई गई, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण और कह सकते हैं हानिकारक कदम था, वो था मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की शुरुआत। पृथक निर्वाचन मंडल? जी, और रिप्रेजेंटेशन भी उनकी संख्या से ज्यादा दी गई। ये सीधे सीधे बांटने की राजनीति थी। हाँ, एक और बात थी कि वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार एक भारतीय, सत्येंद्र सिन्हा, को नियुक्त किया गया। तो क्या ये सुधार काफी थे? क्या इनसे राष्ट्रवादी संतुष्ट हुए? बिल्कुल नहीं। खुद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मोल्ली ने साफ कहा था कि इन सुधारों का मकसद भारत में कोई पार्लियामेंट्री सिस्टम या जिम्मेदार सरकार लाना नहीं है। अच्छा, ये तो बस मॉडरेट्स को बहलाने और राष्ट्रवादियों में फूट डालने की कोशिश थी। इसीलिए इन्हें शैडो रादर देन सब्सटेंस कहा गया। मतलब लोगों ने मांगा था स्वशासन, और मिला क्या? बेनेवलेंट डेस्पोटिज्म जैसा कुछ। तो फिर 1908 आते आते स्वदेशी आंदोलन धीमा क्यों पड़ गया? क्या कारण रहे? देखिए, एक तो सरकारी दमन बहुत ज्यादा था। दूसरा, एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन की कमी रही, खासकर सूरत स्प्लिट के बाद। कई बड़े नेता या तो गिरफ्तार हो गए या राजनीति से हट गए, जैसे अरबिंदो पौंडीचेरी चले गए। बिपिन चंद्र पाल ने भी सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली। और शायद जो जन उत्साह शुरू में था, उसे एक सही दिशा, एक सस्टेन तरीके से आगे नहीं बढ़ाया जा सका। आंदोलन किसानों जैसे आम लोगों तक, मतलब उस गहराई तक नहीं पहुंच पाया। पैसिव रेजिस्टेंस और नॉन कॉपरेशन के जो विचार थे, वो पूरी तरह से लागू नहीं हो पाए।
लेकिन फिर भी क्या हम इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़, एक टर्निंग पॉइंट मान सकते हैं? हाँ, निश्चित रूप से। इसे एक लीप फॉरवर्ड कहा जा सकता है। भले ही आंदोलन अपने तात्कालिक लक्ष्यों में पूरी तरह सफल नहीं हुआ, पर इसने संघर्ष के नए तरीके दिए। पैसिव रेजिस्टेंस, बॉयकॉट, नॉन कॉपरेशन। सही। इसने समाज के नए वर्गों को, जैसे स्टूडेंट्स, विमेन, कुछ हद तक वर्कर्स, इनको राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। कला, साहित्य, विज्ञान, स्वदेशी उद्योग, इन सबको बहुत प्रेरणा मिली। हाँ, ये बात तो है। और सबसे बड़ी बात, इसने कॉलोनियल विचारों की जो हेजेमनी थी, जो दिमागी गुलामी थी, उसको चुनौती दी। भविष्य के संघर्षों के लिए एक अनुभव मिला। और देखिए, 1911 में पार्टीशन को रद्द भी करना पड़ा। हाँ, हालांकि राजधानी दिल्ली शिफ्ट कर दी गई, जी। लेकिन विभाजन रद्द होना ये दिखाता है कि जनता का संगठित विरोध असर डालता है। ये भविष्य के आंदोलनों के लिए एक बहुत बड़ा सबक था। ये था आज का यूपीएससी बुक स्पेक्ट्रम हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का समरी ऑडियो बुक। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको ऑल एनसीईआरटीज, एम लक्ष्मीकांत, आर एस शर्मा, नितिन सिंघानिया, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री और कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरीज मिलेंगी। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी सुनकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।